गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्रीमती गोमती देवी पीजी महाविद्यालय बड़ागांव की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज अपन भारतीय राज व्यवस्था जो पेपर है, जिसको बीए पार्ट सेकेंड और एमए फाइनल में दोनों में सेम चीज़ें हैं, उनके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। आज का अपना टॉपिक है वो है भारतीय शासन अधिनियम 1919 की विशेषताएं। देखिए, भारत के अंदर अंग्रेजों का शासन था और 1919 तक आते हैं, यानी 1857 की क्रांति के बाद में 1857 की क्रांति के बाद में भारत के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की भावना थी, वो लगातार बढ़ती जा रही थी। और 1857 की क्रांति के बाद में 1914 से लेके 1918 तक भारत के विश्व के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना घटित होती है, जिसका नाम है प्रथम महायुद्ध। प्रथम महायुद्ध। इस समय के अंदर आते आते अंग्रेजों को भारत की सहायता की आवश्यकता महसूस होने लग गई थी। तो भारत की सहायता प्राप्त करने के लिए उन्होंने जो वादा किया था क्या, कि भारतीय शासन व्यवस्था में धीरे धीरे सुधार किया जाएगा। तो इस सुधार की अवस्था के अंदर ये भारत शासन अधिनियम 1919 पारित किया गया। भारत शासन अधिनियम 1919 को पारित करने की घोषणा है वो की गई मॉन्टेग्यू के द्वारा। मॉन्टेग्यू एक ब्रिटिश नागरिक था। मॉन्टेग्यू एक ब्रिटिश अधिकारी था जो भारत में आया। आप ऐसे कह सकते हैं कि ये ब्रिटिश शासन का विरोधी था। मॉन्टेग्यू था वो ब्रिटिश शासन का विरोधी था। इसी कारण ये 1917 के अंदर, यानी 20 अगस्त 1917 को भारत के अंदर आया और इसने भारत के अंदर अंग्रेजों के द्वारा जो शासन किया जा रहा था उसका उसने मूल्यांकन किया और उसने पाया कि भारत की जो शासन व्यवस्था है वो भारतीय लोगों के अनुकूल नहीं है, या इस शासन व्यवस्था में बहुत सारे दोष पाए जाते हैं। इसीलिए उसने प्रमुख बातें कही। वो बातें ये थी कि साहब, जो ब्रिटिश शासन का जो उद्देश्य है भारत में शासन की जो स्थापना करना था, उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था, उसमें वो क्या रहे हैं, असफल रहे हैं। और उत्तरदायी शासन की स्थापना कर्मिक विकास के आधार पर की जाए, ये सारी की सारी बातें थी उसने ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर रखी। और ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर इसी मॉन्टेग्यू के सुधारों को ध्यान में रखते हुए, मॉन्टेग्यू के विचारों को ध्यान में रखते हुए एक अधिनियम पारित किया गया, जिस अधिनियम का नाम था भारत शासन अधिनियम 1919 पारित किया गया था। इस अधिनियम की जो प्रस्तावना थी, इसीलिए इसको एक और नाम देखें तो इसी को, अगर इसको अपन बात करें अथवा की बात करें तो इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जानते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जो मॉन्टेग्यू था ये भारत सचिव था उस समय के अंदर जब 1919 से पारित किया गया, और ये था चेम्सफोर्ड था, ये गवर्नर जनरल था भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल। इसलिए भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। और इस अधिनियम की जो प्रस्तावना थी, उस प्रस्तावना के अंदर निम्नलिखित बातें थी। अधिनियम की प्रस्तावना, अधिनियम की प्रस्तावना में जो बातें थी वो थी भारत ब्रिटिश साम्राज्य का अखंड भाग रहेगा, यानी भारत को ब्रिटिश शासन से अलग होने का किसी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। और दूसरी थी, ब्रिटिश भारत में उत्तरदायी शासन संसद की घोषित नीति का लक्ष्य होगा, यानी अगर भारत में किसी प्रकार का उत्तरदायी शासन दिया जाएगा तो वो किसके द्वारा प्रदान किया जाएगा, ब्रिटिश संसद के द्वारा प्रदान किया जाएगा। तीसरी जो विशेषता थी वो था
उत्तरदायी शासन है वो क्या दिया जाएगा, धीरे धीरे प्रदान किया जाएगा। यानी एक साथ भारतीय लोगों को जो उत्तरदायी शासन है वो प्रदान नहीं, बल्कि यह क्रमिक यानी धीरे धीरे सुधार के द्वारा ही उनको प्रदान किया जाएगा। और उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए आवश्यक है कि प्रशासन की हर शाखा से भारतीयों का अधिकाधिक संबंध स्वदेशी संस्थाओं द्वारा क्रमिक परिवर्तन द्वारा दिया जाएगा। तो ये इसकी प्रस्तावना थी। यहाँ पर एक छोटी सी बात और कर लेते हैं अपन। 1919 के अधिनियम और बाद में इसका जो आगामी अधिनियम था वो आगे पढ़ेंगे अपन 1935 का अधिनियम। तो ये जो प्रस्तावना थी ये प्रस्तावना थी 1919 की, और इसी प्रस्तावना को फिर 1935 के अधिनियम के अंदर शामिल कर लिया था। या इस प्रकार अपन ये कह सकते हैं कि वो कौन सा अधिनियम था जो प्रस्तावना विहीन था, वो था 1935 का अधिनियम। तो अब इसकी विशेषताओं के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं, या इसको आप ऐसे कह सकते हैं इसके क्या क्या लक्षण थे, इसके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। इसकी पहली बात थी प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन। नंबर 1, प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन। उत्तरदायी शासन क्या मतलब होता है इसका, प्रांतों में आंशिक। देखिए यहाँ पर जो अपन 1919 से बात करें, 1919 से पहले की बात करें तो भारतीय नागरिकों को किसी प्रकार का उत्तरदायी का मतलब क्या है, जो जनता के प्रति उत्तरदायी हो, जवाबदेह हो, इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। 1919 के अंदर ये व्यवस्था कहाँ पर लागू की गई, प्रांतों में। प्रांतों में लागू करने से पहले एक बात और बात करते हैं कि भारत में वर्तमान में समझ लो हमेशा में 2 प्रकार की सरकारें रही हैं। एक सरकार है जिसको अपन केंद्र सरकार या संघ सरकार के नाम से जानते हैं, दूसरी है वो प्रांतीय सरकार, या जिसको आप क्या कह सकते हैं, राज्यों की सरकार है। यानी एक देश है और इस देश में 2 प्रकार की सरकारें पाई जाती हैं। एक है कौन सी, आपकी केंद्र सरकार, और दूसरी कौन सी है, राज्य सरकार। यहाँ पर जो आप बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं राज्यों या प्रांतों की बात कर रहे हैं। तो उत्तरदायी शासन की स्थापना कहाँ पर की गई थी, प्रांतों के अंदर की गई थी। और इसके अंदर भी क्या है, विषयों को 2 भागों में बांट दिया। विषय कौन से, जो शासन से संबंधित विषय थे उसको 2 भागों में बांट दिया गया। एक तो जो विषय थे रक्षित विषय, और दूसरे जो विषय थे वो थे हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषय, या इसको आप ऐसे कह सकते हैं, जो वर्तमान के अंदर, वर्तमान में क्या है कि जो शक्तियों का विभाजन किया गया है, उन शक्तियों के विभाजन के आधार पर सूचियां बनाई गई हैं। शक्तियों का क्या पाया जाता है, संघात्मक शासन में शक्तियों का विभाजन पाया जाता है, और इस विभाजन के आधार पर जो शक्तियां हैं वो 2 भागों में हैं। एक है जिसको आप कहते हैं वर्तमान में संघ सूची, और एक है आपकी राज्य सूची। फिलहाल इसमें 2 ही थी, और वर्तमान में एक और भी है समवर्ती सूची, इसकी भी अपन चर्चा नहीं करेंगे। एक अपन इसी की बात करेंगे संघ सूची, और दूसरी कौन सी थी, राज्य सूची। तो संघ सूची को तो अपन क्या कह सकते हैं, रक्षित विषय। क्या कह सकते हैं, रक्षित विषय। और राज्य सूची को अपन क्या कह सकते हैं, हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषय यानी जिस पे कानून बनाने का अधिकार किसको है, वर्तमान में संघ सरकार को, केंद्र सरकार को है। यहाँ पर इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार था वो था गवर्नर जनरल को। किसको था, गवर्नर जनरल को। और ये जो विषय बच गए हस्तांतरित विषय, इस विषयों पर कानून बनाने का अधिकार था वो राज्यों की विधायिका को प्राप्त था। तो इसीलिए इस प्रकार की जो व्यवस्था, अब विषय क्या हो गए, 2 हो गए। कौन से, एक रक्षित, दूसरे हस्तांतरित। तो क्या हो गए, 2। ऐसी व्यवस्था को ही क्या नाम दिया गया, द्वैध शासन का नाम दिया गया। कई बार परीक्षा में आ जाता है द्वैध शासन से क्या तात्पर्य है, तो अपन ये बता सकते हैं कि द्वैध शासन से तात्पर्य ये है कि जो शासन के जो विषय हैं या जो शक्तियां हैं उनको 2 भागों में बांट दिया। एक रक्षित विषय, दूसरे हस्तांतरित विषय। 2 भागों में बांटने को अपन क्या कहते हैं, द्वैध शासन। तो भारत शासन अधिनियम 1919 की प्रथम विशेषता थी शासन
प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन। अगर अपने विषयों की बात करें तो विषय वही है जिसके अंदर सेना है, टंकण है, विदेश विभाग है, रेलवे है, दूर संचार है, वित्त है, ये सारे विषय किसके पास थे? रक्षित विषय केंद्र सरकार के पास में। हस्तांतरित विषय में चिकित्सा, स्वास्थ्य, शांति, भूमि, दंत, ये जो गोद वगैरह की चीज़ें किसके में थी? ये राज्यों को दिया गया था। इसी प्रकार की व्यवस्था को अपन द्वैध शासन के नाम से जानते हैं। नंबर 2, दूसरी जो विशेषता है वो विशेषता है प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद में अधिक भारतीयों को नियुक्त करना। प्रांतीय कार्यकारिणी में अधिक भारतीयों को संयुक्त करना या नियुक्त करना, एक ही बात है, नियुक्त करना। कहने का मतलब क्या था कि जो राज्यों का शासन संचालन करने के लिए जो प्रांतीय कार्यकारिणी जो बनी हुई थी, उस कार्यकारिणी में सदस्यों की संख्या है बढ़ाई गई थी, जिसके अंदर जो मद्रास था, बंगाल था, इनके अंदर सदस्यों की संख्या 2 थी, 2 से बढ़ाकर कहीं 4 कर दी, 6 से बढ़ाकर 8 कर दी, और इनमें आधे सदस्य हैं वो कौन से कर दिए थे? भारतीयों को स्थान दिया गया था। और ये जो सदस्य थे वो भारत मंत्री की सिफारिश के आधार पर नियुक्त किए जाते थे। और ये जो भारत मंत्री है ये किसके प्रति उत्तरदायी हुआ करता था? ब्रिटिश सम्राट के प्रति उत्तरदायी होता था। तो इस प्रकार प्रांतीय कार्यकारिणी के अंदर और अधिक भारतीय सदस्यों की संख्या को बढ़ाया गया। आगे था प्रांतीय विधान परिषदों का पुनर्गठन। प्रांतीय विधान परिषदों, ये तो देखो कार्यकारिणी की बात है, ये है विधान परिषदों का पुनर्गठन। प्रांतीय विधानसभाओं का जो पुनर्गठन है, इसके आधार पर जो बड़े प्रांत थे जिनकी सदस्य संख्या 140 थी, उन यानी सदस्यों की संख्या कितनी थी उनकी? बड़े अधिकतम 140 हो सकती थी और न्यूनतम 60। तो इनको विधान परिषदों की संख्या को बढ़ाया गया, जो छोटे कम से कम 140 और न्यूनतम 60 रखी गई थी। और इन सदस्यों के अंदर इनका क्या होता था? निर्वाचन होता था। इनका क्या किया जाता था? निर्वाचन, जिसके अंदर 80% सदस्यों का तो क्या किया जाता था? निर्वाचन किया जाता था। और इसके अलावा जो 20% सदस्य थे, उन 20% सदस्यों, ये जो गैर सरकारी सदस्य होते थे, इनका मनोनयन किया जाता था भाई, इनका मनोनयन किया जाता था। और मनोनयन की बात अपन कर दी हमने कि मनोनयन भारत मंत्री और के द्वारा होते थे, और जिसके अंदर भारत मंत्री की सहायता करने के लिए कौन होता था? गवर्नर जनरल, और इसके ऊपर कौन होती थी? सम्राट। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे अंतिम रूप से ब्रिटेन की संसद के प्रति क्या हुआ करते थे? उत्तरदायी हुआ करते थे। तो सदस्यों की संख्या को बढ़ाया गया, पुनर्गठन किया गया, सदस्यों का क्या किया गया? निर्वाचन, जिसमें सदस्य संख्या अधिकतम 140 और न्यूनतम 80% सदस्यों का निर्वाचन होता था, और 20% सदस्य है वो मनोनीत किए जाते थे। अगली जो विशेषता है वो विशेषता है केंद्र में अनुत्तरदायी शासन। केंद्र में अनुत्तरदायी शासन। केंद्र में अनुत्तरदायी शासन। देखिए क्या मतलब हुआ? अभी अपन बात कर चुके हैं कि साहब 2 प्रकार की सरकारें हुआ करती थी। ये था देश आपका भारत में 2 प्रकार की सरकारें हैं, एक केंद्र सरकार, दूसरी राज्य या प्रांतीय सरकार। यहाँ पर जो कार्यकारिणी है वो कौन है? वो है आपका गवर्नर जनरल। और ये कौन है यहाँ पर है आपकी प्रांतीय विधायिका। अब देखिए ये जो शासन है
ये शासन है, ये किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है, यानी इसको कोई से ये अपनी मर्जी का मालिक है, जिस शासन व्यवस्था को जैसे चाहे वैसे संचालित कर सकता है। लेकिन ये जो प्रांतीय शासन है, ये इसके द्वारा कोई भी निर्णय लिया जाता है, कोई भी कार्य किया जाता है, तो इसका जवाब इसको देना पड़ेगा किसको? जनता को। ठीक है, तो केंद्र सरकार के अंदर गवर्नर है, जिसको अपना बोल सकते हैं तानाशाह के रूप के अंदर काम करता रहा, और अधिकार दे दिए वो किसको दे दिए गए? राज्यों को। और राज्य के पास अधिकार बिल्कुल ये नाम मात्र का था उत्तरदायी शासन, बल्कि इनके पास में अधिकार और शक्तियाँ बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि ये अपन बात करते हैं अभी द्विवेद शासन में बात कर चुके हैं कि द्विवेद शासन के अंदर जो महत्वपूर्ण विषय थे वो गवर्नर की कार्यकारिणी के पास में होते थे, और जिनको वो इनके द्वारा पारित होने के बाद में भी मानने को बाध्य नहीं था। ये है आपका, जिसके अंदर केंद्र के अंदर निरंकुश शासन या तानाशाही शासन के रूप में गवर्नर जनरल वो शासन करता रहा। अगला है द्विसदनात्मक केंद्रीय विधानसभा का निर्माण। द्विसदनात्मक केंद्रीय विधानसभा का निर्माण। केंद्रीय विधानसभा का निर्माण, इसका क्या मतलब था भाई? इसका मतलब ये था कि इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय क्षेत्र एक सदनात्मक व्यवस्था, केंद्रीय की बात बार बार में जब भी आए आपको दिमाग में रख जाना चाहिए। केंद्र का मतलब केंद्र सरकार से है, और प्रांतों से मतलब प्रांतीय सरकार से है। तो द्विसदनात्मक व्यवस्था के द्वारा केंद्रीय विधानसभा का निर्माण किया गया, जो पहले क्या थी, जिसमें पहले क्या होता था, एक सदन हुआ करता था। अब इसमें भी क्या कर दिए गए? 2 सदन कर दिए गए, जिनकी सदस्य संख्या अलग अलग केंद्रीय विधानसभा में 143 सदस्य, केंद्रीय विधानसभा के अंदर 143 सदस्य हुआ करते थे, जिनमें से 103 का निर्वाचन होता था। 103 का निर्वाचन जो जनता के द्वारा चुने जाते थे, और इसके अलावा जो सदस्य बच गए उन सब का क्या किया जाता था? मनोनयन किया जाता था। इसके अंदर भी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को भी इसके अंदर लागू किया गया था। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का मतलब निर्वाचन क्षेत्रों को धर्म या जाति के आधार पर बांट दिया जाता था, जिसी के सदस्य वही, तो उसमें उसी जाति और धर्म का व्यक्ति खड़ा होता था, और उसी जाति और धर्म के व्यक्ति क्या करते थे? वोट देते थे। तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को भी इसमें बल दिया गया था। भारतीय शासन पर गृह सरकार के नियंत्रण में कमी। भारतीय शासन पर गृह सरकार के नियंत्रण में कमी। देखिए, भारतीय शासन पर गृह सरकार के नियंत्रण के अंदर कमी। इसका मतलब क्या था कि भारतीय शासन पर गृह सरकार के नियंत्रण में शिथिलता का सुझाव था, जिसे अधिनियम के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। और सरकार के नियंत्रण में जो भारत मंत्री के जो अधिकारों में किसी प्रकार का औपचारिक परिवर्तन नहीं किया गया। यानी जो ये बात अपने बार बार बात कर रहे हैं, देखिए ऊपर देखते हैं तो क्या है? सम्राट, ब्रिटिश सम्राट, और उसके बाद में कौन है आपका? भारत मंत्री, जो ब्रिटिश संसद का क्या है? मंत्री, और उसके बाद में क्या है आपका? गवर्नर जनरल। तो यहाँ पर जो गृह सरकार का मतलब क्या है कि भारत की जो सरकार है, भारतीय शासन गृह सरकार के नियंत्रण में कमी, यानी यहाँ पर जो शक्तियाँ थी वो मुख्य रूप से किसके पास में हुआ करती थी? भारत मंत्री के पास में हुआ करती थी। अब आगे है भारत परिषद में परिवर्तन, जो लंबे समय से मांग की जा रही थी। भारत परिषद में परिवर्तन। भारत परिषद
परिवर्तन से मतलब क्या है कि साहब इसके अंदर जो सदस्य हुआ करते थे उस सदस्यों में अधिक से अधिक 12 सदस्यों की नियुक्ति की व्यवस्था थी, यानी कम से कम 8 सदस्यों के स्थान पर कितने कर दिए गए, 8 के स्थान पर कम से कम 8 और अधिक से 12 सदस्य नियुक्त करने की व्यवस्था की गई। और इन सदस्यों में से कम आधे सदस्य ऐसे होने चाहिए जिनकी नियुक्ति, यानी इनमें उन्हीं व्यक्तियों को चुना जाता था जो कम से कम 10 वर्ष तक कहाँ रहे हैं, भारत में रहे हो। उन्हीं व्यक्तियों को इस भारत परिषद के अंदर नियुक्ति मिल सकती थी। और इन सदस्यों का जो कार्यकाल था वो कार्यकाल नियुक्ति से कितना वर्ष होता था, 5 वर्ष होता था। यानी इसमें अधिकतम सदस्य संख्या हो सकती थी 8, अधिकतम हो सकती थी 12, और वही व्यक्ति इसके सदस्य हो सकते थे जो कम से कम 10 वर्ष तक भारत में रहे हो और इनका कार्यकाल अपना पद ग्रहण करने से 5 वर्ष तक का होता था। केंद्र, और अगला पॉइंट है केंद्र में विकेंद्रीकरण, ऊपर लिख देते हैं, केंद्र में विकेंद्रीकरण, केंद्रीयकरण और विकेंद्रीकरण, केंद्रीयकरण और केंद्रीकरण से विकेंद्रीकरण। केंद्रीयकरण से विकेंद्रीयकरण, इसका क्या मतलब है भाई कि इसके समय अगर यहाँ पर जो अपन बात करते हैं लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल देखने को मिलता है, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के आसपास अगर अपन बात करें तो ऐसे समय के अंदर जो शासन सत्ता थी वो केंद्रीयकरण, देखिए इसका मतलब क्या होता है, केंद्रीयकरण का मतलब ही होता है कि शासन की शक्ति एक स्थान पर एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों में क्या हो जाना, केंद्रीकरण हो जाना, जिसके द्वारा शासन का संचालन किया उसको कहते हैं अपन केंद्रीयकरण। दूसरा है विकेंद्रीकरण। शासन के देखिए अलग अलग स्तर होते हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय स्वशासन, ग्राम पंचायतें, तो इस प्रकार अलग अलग स्तर पे अलग अलग व्यक्तियों के हाथ में शक्तियाँ होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको तो बोलते हैं विकेंद्रीकरण, यानी बंटवारा और एक ही स्थान पर होने को मतलब क्या बोलते हैं, उसको विकेंद्रीकरण के नाम से जाना जाता है। यानी इसके द्वारा जो सारी की सारी शक्तियाँ थी वो किसके हाथों में चली गई थी, केंद्र सरकार के हाथों में चली गई थी। राज्य सरकार की शक्तियाँ बिल्कुल क्या हो गई थी, न्यून हो गई थी। इसको अपन क्या बोलते हैं, केंद्रीकरण से विकेंद्रीकरण। शक्तियाँ रियल में केंद्रीकरण थी, विकेंद्रीकरण सिर्फ नाम मात्र का ही होता था। अगली जो विशेषता है शक्ति विभाजन, अगली जो विशेषता है उसका नाम है शक्ति विभाजन। इसके बारे में भी अपन चर्चा कर चुके थे, फिर भी थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। शक्ति विभाजन का मतलब क्या है, शक्ति का बंटवारा, शक्ति में क्या पाया जाता है, बंटवारा। इसके लिए 2 सूचियाँ होती हैं, पहली संघ सूची और दूसरी राज्य सूची। वर्तमान में भी ये है, संघात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है, इसके अंदर शक्तियों का बंटवारा होता है। इसमें राज्य की शक्तियाँ अलग होती हैं और केंद्र की या संघ की शक्तियाँ अलग होती हैं, जिसके अंदर जो महत्वपूर्ण विषय थे वो महत्वपूर्ण विषय होते थे वो किसके पास होते थे, संघ सरकार के पास में होते थे, जिसको अपना अगर 1919 के अधिनियम की भाषा की बात करें तो रक्षित विषय, और जो बच गए विषय वो राज्य सूची के विषय वो राज्य और प्रांतों को दे दिए गए थे। ये भी अपन बात कर चुके हैं कि साहब इसमें कौन से महत्वपूर्ण, जहाजरानी जो और सेना, जो वित्त और जो टंकन है, और ये सब विषय किसके पास में थे, संघ के पास में, और राज्यों के पास में स्वास्थ्य, चिकित्सा, ये विषय इनके पास में दिए गए थे। और जो महत्वपूर्ण विषय वो केंद्र के हाथों में सौंप दिए गए थे। अगली जो विशेषता है उसमें है निर्वाचन तथा मताधिकार। निर्वाचन तथा मताधिकार। देखिए एक और बात हम आपको बता दें कि इस समय तक आते आते भारत की लगभग सिर्फ ओनली 10% जनसंख्या
10% जनसंख्या को ही मतदान करने का अधिकार होता था, मतदान का अधिकार होता था। और यहाँ पर महिलाओं को भी मताधिकार का प्रयोग दिया गया। इसमें देखो मताधिकार के लिए योग्यता होती थी और उस योग्यता में कुछ तो था पूंजी, यानी जिस व्यक्ति के पास में लमसम मैंने पढ़ा कि 3000 के आसपास जिसकी वार्षिक आय होगी वो व्यक्ति वोट दे सकता है। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति ने अगर शासन कार्य में भाग लिया है, जो विधान परिषद, विधानसभा, स्थानीय निकायों का जो क्या है निकायों के अंदर भाग लिया शासन में, तो ऐसे व्यक्तियों को चुनाव में भाग लेने का अधिकार था। और 1919 के अधिनियम की बात करें तो यहाँ पर लमसम 1700 व्यक्तियों को ही पूरे भारत में वोट देने का अधिकार होता था। तो इसके अंदर निर्वाचन जिसके अंदर वयस्क मताधिकार के आधार पर आधार नहीं था, यानी ये कंफ्यूज नहीं होना है कि 1919 के अंदर वयस्क मताधिकार, वयस्क का मतलब जो व्यक्ति 18 साल का हो जाता है उसको वोट देने का अधिकार होता है, ये व्यवस्था वर्तमान में लागू है। लेकिन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत जो निर्वाचन की व्यवस्था अपनाई गई थी वो कुछ विशेष योग्य या जिसको आप कह सकते हैं अंग्रेजों के जो कृपा पात्र थे उन्हीं को वोट देने का अधिकार होता था। तो ये निर्वाचन था और मताधिकार। अगला था नरेश मंडल की स्थापना। नरेश मंडल की स्थापना। नरेश मंडल क्या था भाई? नरेश मंडल का मतलब ये था कि इस समय 1919 के समय भारत में जितने भी जो देसी राजा थे, कितने कौन से थे? जो देसी राजा थे, उन राजाओं के हितों को ध्यान में रखने के लिए एक मंडल की स्थापना की जिसका नाम था नरेश मंडल। इसकी स्थापना 8 फरवरी 1921 को नरेश मंडल की स्थापना का सुझाव दिया गया था, स्थापना की गई। और इसमें कुल सदस्य संख्या 121 थी। सदस्य संख्या कितनी थी? 121। काम देख लो, अंग्रेजों का शासन है, जो भी भारत में देसी राजा हैं उन देसी राजाओं के हितों को ध्यान में रखने के लिए एक मंडल का गठन किया गया जिसको नरेश मंडल के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना 8 फरवरी 1919 को की गई और इनमें जो सदस्य संख्या थी वो 121 सदस्य इसके अंदर होते थे, जिनमें से 109 अति महत्वपूर्ण रियासतें में, यानी जो रियासतें थी उनमें भी अति महत्वपूर्ण रियासतों से होते थे। 109 सदस्य थे और शेष जो सदस्य थे वो 12 सदस्य वो कम महत्वपूर्ण रियासतों से होते थे। ये था आपका नरेश मंडल। ठीक है, इतने पता। जो भारत शासन अधिनियम 1919 है ये समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।